बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अच्छा, हमारी आज की डिस्कशन के अंदर हम गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स स्टार्ट करेंगे। हमने अपने लास्ट टाइम के टॉपिक के अंदर गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स को कंप्लीट किया। आज हम स्टार्ट करते हैं एनिमल्स के बारे में। पहले हम थोड़ा सा लोअर एनिमल्स को देख लेते हैं जो सिंपल एनिमल्स हैं। देन फिर हम कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की तरफ मूव करेंगे जिसमें हम खुद भी आ जाते हैं या कुछ हमारे पास एनिमल्स हैं वो भी आ जाते हैं, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे जैसे बर्ड्स, फिशेस वगैरह हो गए। अच्छा, ये कहता है कि जिस तरह से आपने पढ़ा था, मैंने आपसे पूछा था कि भाई प्लांट गैसेस एक्सचेंज क्यों करता है, तो आपने मुझे क्या कहा था? आपने कहा था कि सर क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और प्लांट रेस्पिरेशन करता है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए भी इसको गैसेस चाहिए होती हैं और रेस्पिरेशन के लिए भी इसको गैसेस चाहिए होती हैं। तो उसके लिए जो प्लांट है वो गैसेस एक्सचेंज करता है। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि एनिमल गैसेस एक्सचेंज क्यों करता है? तो खैर उसके अंदर फोटोसिंथेसिस तो नहीं होती, लेकिन उसके अंदर क्या होती है? रेस्पिरेशन। आपको पता है कि रेस्पिरेशन के अंदर क्या करना पड़ता है? ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेना पड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी में बनती है उसको बॉडी से क्या करना पड़ता है? बाहर निकालना पड़ता है। तो ऑक्सीजन को अंदर लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। फॉर दैट वी नीड गैसेस एक्सचेंज। इसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? गैसेस एक्सचेंज की। तो हम पढ़ लेते हैं। ये कहता है कि जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल भी इसी तरह से गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म करता है। किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। और उस दौरान ये ऑक्सीजन का इनटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को टेक आउट करता है। और ये बात मैं आप लोगों से पहले लेक्चर के अंदर शेयर कर चुका हूं, तो डिटेल में दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा। जिसको पढ़ना है वो मेरा पहला लेक्चर देख लें। तो एफिशिएंट गैसेस जो है वो कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जिसमें आपकी परमिएबिलिटी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इजाजत दे। दूसरा, मेम्ब्रेन थिन होनी चाहिए। तीसरा, मॉइस्ट या वेट होनी चाहिए। डिफ्यूजन ग्रेडियंट होना चाहिए, मैं डिटेल में बता चुका हूँ। और जो सरफेस एरिया है वो बड़ा होना चाहिए एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम। इन पांचों के ऊपर मैं लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर डिस्कस कर चुका हूं, तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। अच्छा, हम सबसे पहले अपना जो एनिमल स्टार्ट करेंगे उसका नाम होगा हाइड्रा। अब आप सब लोगों को पता है कि हाइड्रा वाटर में रहने वाला, पानी में रहने वाला एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म से, और ये फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करता है। और फाइलम नाइडेरिया जो है वो ऑलरेडी मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ चैप्टर नंबर 10 के अंदर, किंगडम एनिमलिया के अंदर। खैर, पहले हम एक सिनेरियो बनाते हैं और फिर उसके बाद हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं जो आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है। बेटा देखो, ये हमारे पास एक हाइड्रा है। मैं कोशिश करता हूँ इसको ड्रा करने की, जो कि मेरी हमेशा अनसक्सेसफुल रहती है। ये मान लो कि हमारे पास ये एक हाइड्रा है, सही है। और आपको पता है कि हाइड्रा एक डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म से, यानी इसके अंदर दो लेयर होती हैं। एक एक्टोड्रम होती है और दूसरी इसके पास एंडोड्रम होती है ना। सिर्फ दो लेयर होती हैं। इसके पास मीजोड्रम नहीं होती। जिसके पास तीन लेयर होती है उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है, जिसके पास दो लेयर होती है उसे डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। और ये डिप्लोब्लास्टिक है। और ये बात मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। अगर आपको नहीं आ रही समझ तो आप चैप्टर नंबर 10 को पढ़ सकते हैं। अच्छा भाई, मान लेते हैं कि ये इसकी एंडोड्रम है, सही है। ये इसकी कौन सी है? एंडोड्रम। मींस के इसकी अंदर वाली लेयर है। इसका क्या काम होता है ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 के अंदर बता चुका हूँ, सही है। ये मान लेते हैं कि इसकी एंडोड्रम है और इसी के साथ साथ हम इसकी एक और लेयर बना लेते हैं और मान लेते हैं कि ये वाली जो लेयर है ये इसकी एक्टोड्रम है, ठीक है। ये इसकी बाहर वाली लेयर है और इसको हम कहते हैं कि ये इसके पास क्या है? ये इसकी एक्टोड्रम है, सही है भाई। ये हो गई एक्टोड्रम और अंदर वाली हो गई एंडोड्रम। और आपको पता है कि ये इसका बाहर सारा का सारा एनवायरनमेंट है और ये जो सारा का सारा एनवायरनमेंट है ये वाटर है, ठीक है। सारा का सारा वाटर है। और हम देख लेते हैं कि हाइड्रा का स्ट्रक्चर थोड़ा इस तरह से होता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो इस तरह से यहाँ पे इसका खूबसूरत सा माउथ लगा हुआ होता है, ठीक है। ये इसका खूबसूरत सा मुंह है, ओके। और इसके ऊपर कुछ कांटे लगे हुए होते हैं। इस तरह के कांटे भी मैंने आप लोगों को पढ़वाए थे। इन कांटों को टेंटिकल्स कहा जाता है, जिनकी मदद से ये शिकार करते हैं, कैप्चर करते हैं, प्रे को कैप्चर करते हैं। ये इसका माउथ है। अच्छा देखो, अब इसको करनी है गैसेस एक्सचेंज। तो ये गैसेस एक्सचेंज कैसे करेगा? और ये जो बीच वाली है ना, ये सारी की सारी इसकी कैविटी कहलाती है। हम इसको सिंपल यहाँ पे सिर्फ कैविटी लिखते हैं। वैसे इसकी कैविटी का नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, या इस कैविटी को दूसरा कहा जाता है सिलेंट्रॉन। बहरहाल ये सारी बातें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। भाई ये हो गई एंडोड्रम, ये हो गई एक्टोड्रम, और ये इसकी बॉडी कैविटी, ये इसका माउथ, ये इसके टेंटिकल्स, ये बाहर वाला एनवायरनमेंट। अच्छा देखो, ये जो एक्टोड्रम है ये भी सेलों की बनी हुई है और ये जो एंडोड्रम है बेटा ये भी तो सेलों की बनी हुई है ना, या ये सेलों की नहीं बनी हुई? ये दोनों लेयर बनी हुई है सेलों की, ओके। अब जो गैसेस एक्सचेंज करनी होती है वो सेलों ने करनी होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए निकालनी होती है वो सेल ने निकालनी होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है वो सेल को चाहिए होती है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं किसकी? एक्टोड्रम की। हम देखते हैं कि ये किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और किस तरह से ऑक्सीजन को लेते हैं।
भाई ये इसका एनवायरनमेंट है, आपको पता है कि एनवायरनमेंट के अंदर वाटर है और वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म के अंदर मौजूद है। बहुत आसान तरीके से क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस बाहर वाले सेलों के साथ डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि डिफ्यूजन ग्रेडियंट है। और डिफ्यूजन ग्रेडियंट क्या है मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। और इसी तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड इस सेल के अंदर होगी वो इस एनवायरनमेंट के अंदर यहां से क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। यानी कि जो एक्टोडर्म के सेल हैं वो एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है और वो एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्टली डिफ्यूजन कर रहे हैं, तो इनका तो मसला हो गया हल। बाकी मसला बचा किनका, एंडोडर्मल सेलों का बचा। भाई अब ये एंडोडर्मल सेल कैसे गैसेस एक्सचेंज करें, इनका तो एनवायरनमेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो होता क्या है कि ये हाइड्रा अपने माउथ के जरिए वाटर को अपनी बॉडी के अंदर लेगा, अपनी बॉडी कैविटी के अंदर। तो देखो ये बॉडी कैविटी के अंदर वाटर आ गया, इसी वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में क्या है, मौजूद है ना। तो ये ऑक्सीजन क्या होगी, इन एंडोडर्मल सेलों के अंदर क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। और यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल के बाहर कैविटी के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। तो भाई इनके अंदर भी डिफ्यूजन हो गई। अब ऑक्सीजन इन्होंने ले ली, कार्बन डाइऑक्साइड कैविटी के अंदर छोड़ दी, और इस तरह से डिफ्यूजन ग्रेडियंट था। तो ये काम तभी हुआ, नहीं होता वरना ये काम कभी भी नहीं होता। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैविटी के अंदर आ गई। अब इसकी कैविटी के अंदर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, और भी बहुत सारे टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्टेज होते हैं, वो सारे इसकी कैविटी में आ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी इसकी कैविटी में आ गई। तो होगा क्या, जैसे इसकी कैविटी पानी के साथ भरती है तो ये पानी को इस कैविटी से दोबारा अपने माउथ से बाहर निकाल देता है। तो जब पानी बाहर निकालेगा तो उसके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी होगा, बाकी टॉक्सिक कंपाउंड भी होंगे, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक्टोडर्म के सेल कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे हैं, फिर बॉडी से बाहर लेके जा रहे हैं, किस तरीके से ऑक्सीजन आ रही है, एक्टोडर्म का क्या मैकेनिज्म है। तो बेटा ये एक छोटा सा आसान सा तरीका था जिसके जरिए हाइड्रा क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है। मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। आपको पता है कि हाइड्रा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से, इसके अंदर कोई टिश्यू लेवल की ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। बहुत सारे सेल तो होते हैं, कोई टिश्यू नहीं होता, तो इसका कोई स्पेसिफिक गैसेस एक्सचेंज के लिए ऑर्गन नहीं है। ओके, और ये कहता है कि इसका जो सरफेस एरिया होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और मैंने आपको बताया कि जितना सरफेस एरिया बड़ा होगा उतनी गैसेस एक्सचेंज ज्यादा होगी। और ये भी बताया कि हाइड्रा डिप्लोब्लास्टिक है, इसकी दो लेयर होती है, एक एक्टोडर्म दूसरी एंडोडर्म, मेसोडर्म इसके अंदर मौजूद नहीं होती। ये कहता है कि जो एक्टोडर्मल के सेल हैं या एक्टोडर्म की जो लेयर है वो तो डायरेक्ट एक्सटर्नल वाटर के साथ कनेक्टेड होती है, तो वहां से गैसेस एक्सचेंज कर लेती है। जो कि एंडोडर्मल की लेयर है, जो उसके सेल हैं, वो गैसेस एक्सचेंज तब करते हैं जब पानी कहां पे आता है, कदत कैविटी में आता है, जिसका नाम क्या है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। सही है, मुझे उम्मीद है कि वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टोड्रम और एंडोड्रम का इन्होंने थोड़ा सा मैकेनिज्म बताया हुआ है। ये ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ये एंडोड्रम की बात कर रहे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ऑक्सीजन आ रही है, ये एक्टोड्रम की बात कर रहा है। सही है बच्चा, मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है अर्थवर्म। अब हम देखते हैं कि गैसेस एक्सचेंज अर्थवर्म के अंदर किस तरीके से होती है। तो इसके लिए भी पहले हम एक छोटा सा सिनेरियो बनाते हैं और उसके बाद फिर हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। बेटा देखो, आपको पता है कि अर्थवर्म फाइलम एनीलिडा से बिलोंग करता है, और ये हमारे पास एक सेगमेंटेड वर्म है। इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, सेगमेंट पाए जाते हैं। तो ये हो गए इसके बॉडी के सेगमेंट, ठीक है, ये हो गए इसकी बॉडी के सेगमेंट। और आपको पता है कि इनके हर सेगमेंट के अंदर हर ऑर्गन का क्या होता है, स्पेसिफाइड होता है। लेकिन आपने याद रखना है कि अर्थवर्म के अंदर भी कोई स्पेसिफिक गैसेस एक्सचेंज के लिए ऑर्गन मौजूद नहीं होता। ये खूबसूरत सा मुंह है, बना लेते हैं, अजीब सा अर्थवर्म लग रहा है, तो इसका हम क्यों ना मुंह भी बना लें ताकि ये अच्छा लगे। तो भाई ये हमारे पास एक अर्थवर्म है, और आपको पता है कि अर्थवर्म के अंदर बाकायदे इसके अंदर क्लोज्ड आपको टाइप का जो है सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। इसके अंदर बाकायदे इस तरह से वेसल्स होती हैं, इस तरह से देखो, इस तरह से मैं समझाता हूं कि इन वेसल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है ना। इस तरह से ये ब्लड की वेसल्स है, और आपको पता है इनका खून भी लाल होता है। क्यों लाल होता है? क्योंकि इनके खून के अंदर एक अदद प्रोटीन मौजूद होती है जिसका नाम हीमोग्लोबिन है। अब ये प्रोटीन ब्लड को रेड कलर भी देती है, और दूसरा ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या करवाती है, मदद करवाती है। ये इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन का काम होता है, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रोटीन कहलाती है। अच्छा, बहरहाल हम देखते हैं कि ये गैसेस एक्सचेंज कैसे करता है। भाई ये इसकी स्किन है, एपिडर्मिस है, और आपको पता है ये एपिडर्मल सेलों की बनी हुई है। सही है, ये एपिडर्मल सेलों की इसकी स्किन बनी हुई है, ये इसके एपिडर्मल सेल है। सही है, ओके। और आपको पता है कि इसकी स्किन के ऊपर एक अदद और भी सेल लगे हुए होते हैं, उनको मैं किसी और मार्कर के साथ मेंशन करता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में।
इससे हम लेबल करते हैं। ये वाले जो सेल हैं ये कोई और सेल हैं, ठीक है। इन सेलों को कहा जाता है गोबलेट सेल्स। क्या कहा जाता है इनको? ये हो गए हमारे पास गोबलेट सेल्स। और आप सब लोगों को पता है गोबलेट सेल्स का काम क्या होता है। गोबलेट सेल्स का काम होता है एक अदद केमिकल प्रोड्यूस करना या एक अदद सब्सटेंस प्रोड्यूस करना जिसका नाम म्यूकस है। अच्छा, ये म्यूकस क्या करता है? एक तो इसकी स्किन को मॉइस्ट रखता है, आप सब लोगों को पता है वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इसकी स्किन को मॉइस्ट रखता है। और मैंने आपको बताया था कि जितनी स्किन मॉइस्ट होगी उतना गैसेस एक्सचेंज क्या होगा? ज्यादा होगा। भाई ऐसा है या नहीं है? तो गोबलेट सेल्स म्यूकस सीक्रेट करते हैं जो कि इनकी स्किन को मॉइस्ट रखते हैं। तो इनकी स्किन जैसे मॉइस्ट होती है तो वो क्या करते हैं बेटा, देखो गौर से समझो। ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है वो सबसे पहले इनके एपिडर्मल सेलों के अंदर डिफ्यूज होती है। भाई क्यों एपिडर्मल सेलों के अंदर डिफ्यूज होती है? क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन ग्रेडियंट डेवलप है। तो जैसे ये एपिडर्मल सेलों के अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी तो एपिडर्मल सेलों से ये ऑक्सीजन डायरेक्ट डिफ्यूज हो जाएगी इन ब्लड वेसल्स के अंदर, सही है। और इन ब्लड वेसल्स के अंदर क्या मौजूद है? ये हीमोग्लोबिन मौजूद है। और हीमोग्लोबिन क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को कैरी कर लेगा, इस ऑक्सीजन को कैच कर लेगा, इस ऑक्सीजन को अपने साथ चिपका लेगा। और जैसे ये ब्लड इसकी पूरी बॉडी में इस तरह से घूमेगा तो ऑक्सीजन भी इसकी पूरी बॉडी के अंदर घूमेगी और हर सेल को ऑक्सीजन की क्या की जाएगी? ट्रांसपोर्टेशन की जाएगी। अब जिस तरह से ये यहाँ से ऑक्सीजन ले रहे हैं इसी तरह से इस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड सेम इसी तरीके से इन ब्लड वेसल से निकल के पहले इन एपिडर्मल सेलों के अंदर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि डिफ्यूजन ग्रेडियंट है यहाँ पे। फिर यहाँ से निकल के ये कहाँ चली जाएगी? इन्वायरमेंट के अंदर चली जाएगी। तो ये एक आसान सा तरीका है जिसके जरिए अर्थवर्म क्या करता है? गैसेस एक्सचेंज करता है। इसकी स्किन के ऊपर एपिडर्मिस के ऊपर एपिडर्मल सेल होते हैं और वहां पे गोबलेट सेल होते हैं। पहले गोबलेट सेल म्यूकस सीक्रेट करते हैं, वो मॉइस्चर को वाटर को कैच करते हैं, स्किन को मॉइस्ट बनाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा गैसेस एक्सचेंज हो। तो ऑक्सीजन जो है वो इनके एपिडर्मल सेलों के अंदर डिफ्यूज होती है। भाई क्यों डिफ्यूज होती है? क्योंकि यहाँ पे डिफ्यूजन ग्रेडियंट है। फिर यहाँ से ये ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर इनकी ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाती है और ऑक्सीजन इनके साथ हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाती है। फिर ये ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाती है। सेम यहाँ पे भी ऐसे होगा। फिर उसके बाद जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सेम यहाँ ब्लड वेसल से निकल के पहले इन एपिडर्मल सेलों में आएगी। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन ग्रेडियंट है और यहाँ एपिडर्मल सेलों से निकल के कहाँ चली जाएगी? इन्वायरमेंट के अंदर। तो इस तरह से अर्थवर्म के अंदर क्या होती है? गैसेस एक्सचेंज होती है। मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब इसकी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। ये कहता है कि अर्थवर्म के पास एक ट्यूबुलर बॉडी रखता है ये अपने पास और इसके पास वेल डेवलप ऑर्गन पूरा का पूरा सिस्टम होता है। लेकिन अर्थवर्म के लिए मैंने आपको बताया कि गैसेस एक्सचेंज के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। तो ये अपनी वेट स्किन को इस्तेमाल करता है एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस एज अ गैसेस एक्सचेंज। तो ये कहता है कि अपनी स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए एक तो ये रहता है डैम्प एरिया के अंदर, यानी कि जमीन खोद के नीचे जो ठंडा एरिया होता है वहां पे रहता है। और दूसरा मैंने बताया कि इनकी स्किन के ऊपर गॉबलेट सेल्स लगे हुए होते हैं जो म्यूकस सीक्रेट करते हैं और वो मॉइस्चर को क्या करते हैं? अब्सॉर्ब करते हैं। और ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस फ्रॉम वेट स्किन टू द ईच सेल। पहले क्या होगा? उस वेट स्किन के अंदर गैसेस एक्सचेंज होगी वो जो आपके एपिडर्मल सेल है उनके अंदर। फिर एपिडर्मल सेलों के नीचे मैंने आपको बताया कि इनके पास एक प्रॉपर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। उन सेलों से निकल के उस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में चली जाएगी और पूरी बॉडी में क्या हो जाएगी? डिफ्यूज हो जाएगी। इस इमेज के अंदर मैं अगर आपको और भी क्लियर करके दिखाना चाहूँ तो ये देखो ऑक्सीजन अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। इसको हम खोल के देखते हैं तो ये ऊपर वाले जितने भी सेल हैं ये सारे के सारे एपिडर्मल सेल हैं। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये पूरा का पूरा इसका बाकायदा एक ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है। तो एपिडर्मल सेलों से निकल के ये इस ब्लड में आएंगे। इनका ब्लड भी आपको लाल दिख रहा है क्योंकि इनके ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और फिर आगे पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाना ये किसकी जिम्मेदारी होती है? हीमोग्लोबिन की। जिस तरह से ऑक्सीजन इसकी बॉडी के अंदर आती है इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड इसकी बॉडी से स्किन से कहाँ चली जाती है? बाहर चली जाती है। मुझे उम्मीद है कि आज वाला टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कॉकरोच और फिशेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।